Hello my dear students, myself M.K. गुप्ता, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बेटा सबसे पहले हम आप सभी स्टूडेंट्स का M.K. गुप्ता क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बेटा मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिन से हूं, 22 साल से हैं आप लोगों के बीच में हूं। सारे स्टूडेंट्स का एक ही कॉमन सवाल रहता है कि सर केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। तो बेटा मैं उन सभी बच्चों को समझाता था, बेटा केमिस्ट्री कठिन नहीं है। केमिस्ट्री बस आपको एक क्या है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसको क्या करना, उसके रूट लेवल तक आपको जाना है। ठीक है। और बेटा आप क्या करना है कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, मैं आपको केमिस्ट्री वादा कर रहा हूँ आपको कि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि केमिस्ट्री क्या करूँगा, सिखाऊंगा। और ये हम और आप चलते हैं, बेटर केमिस्ट्री सीखते हैं। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक उठा रहे हैं, जनरल टॉपिक उठा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे फाउंडेशन लेवल की केमिस्ट्री हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बताओ बेटा, कोई भी मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, पहले तो आपसे हम पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होती है या ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, तो आप यही कहेंगे सर ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसमें पुराने बॉन्ड टूटते होंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते होंगे। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत कर दूं, ठीक है, बॉन्ड से, बॉन्ड क्लीवेज से, या पहले लिख लो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, इज अ प्रोसेस in which breaking of old bond, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड या ओल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड इन कहाँ बाबू, रिएक्टेंट में, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड, इन कहा प्रोडक्ट, ठीक है, टेक्स प्लेस। ठीक है, कोई भी बेटा हमने कहा कि रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और प्रोडक्ट में यानी कि रिएक्टेंट में ब्रेकअप होता है बॉन्ड का और प्रोडक्ट में पैचअप होता है बॉन्ड का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, मैं आपसे, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड एज ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, ऑर्गेनिक, एंड लिख लो बेटा, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, मान लो ये आपका, मैंने कहा बेटा सपोज करो रिएक्टेंट है, अभी है रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट को बेटा क्या कह सकते हो, सबस्ट्रेट भी कह सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, इसमें क्या डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे। रिएजेंट क्या है, केमिकल स्पीसीज से, इसी स्पीसीज की वजह से केमिकल चेंज आता है। रिएजेंट क्या है बेटा, केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज जो कि क्या होती है, मोर रिएक्टेड, ठीक है। केमिकल स्पीसीज विच कॉज ठीक है, विच कॉज अ चेंज, विच कॉज अ चेंज, ठीक, केमिकल चेंज, विच कॉज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज लिख रहे बेटा ये। और यहाँ पे कोई हमने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा आपका प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है और एक प्रोटिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, उसमें रिएजेंट डालोगे। रिएजेंट क्या होता है, केमिकल स्पीसीज होती है जो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव होती है, विच कॉज अ केमिकल चेंज, इसी रिएजेंट की वजह से केमिकल चेंज आता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। केमिकल स्पीसीज विच कॉज अ केमिकल चेंज, ठीक है, ठीक, विच कॉज अ चेंज, ठीक है, नोन एज आपका क्या, ये रिएजेंट कहलाता है। चलिए देखते हैं इसको और अच्छे ढंग से। इसको मैंने ऐसे, कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो ऐसे लिखी जाएगी, रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए इसको जरा है, मान लो मैं आपसे कह दूं कि सपोज करो ये आपका CH3, मान लो ये आपका L है, ठीक है। और इस L का जो नेचर है, नेचर ऑफ L क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। इसको L को क्या कहते हो बेटा, लिविंग ग्रुप्स कहते हो। क्या कहते हो बाबू, लिविंग ग्रुप्स। अब इसका नेचर क्या है बेटा, है, नेचर ऑफ L क्या है, नेचर ऑफ L, ठीक है, नेचर ऑफ L क्या है, ठीक है। जितना ये बीकर बेस होगा उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप्स होगा। तो नेचर ऑफ L क्या है बाबू, यानी कि बीकर बेस कैसे होते हैं बेटा, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। बीकर बेस कैसे होते हैं बाबू, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। बीकर बेस कैसे होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, बीकर हैं। अब ये मान लिया मैंने कि जो L है वो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ठीक है, L ग्रेटर देन क्या है बेटा, C, हमने मान लिया कि जो आपके, तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। एज आ रिजल्ट इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा, इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्सली कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर मान लो मैंने रिएक्शन कराई किसकी, सपोज करो ये, सपोज करो ये आपका एक्वा, और इसे हम लोग कहते हैं बाबू क्या, मान लो न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये आपका टूटेगा तो CH3OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH3OH प्लस यहाँ पर ये L आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हो बाबू क्या, प्रोडक्ट बोलते हो। ये जो आपका OH नेगेटिव है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएजेंट। क्या बोलते हो बाबू, रिएजेंट। और इसको क्या बोलते हो, रिएक्टेंट का है या सबस्ट्रेट का है, ठीक है। यानी कि अटैकिंग स्पीसीज क्या है बाबू, इसमें अटैकिंग स्पीसीज आप देख रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल है, और किसी को उठा करके किसी को बैठाते हो तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो।
चूंकि अटैकिंग स्पीसीज पहल किसने की, न्यूक्लियोफाइल ने पहल की है, इसलिए इस कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है बेटा। ठीक है, अच्छा है, ध्यान रखना यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेचर ऑफ शेयर बॉन्ड कैसा है, ये आप देख रहे हैं पोलर है, यहाँ पर आप कार्बन का ऑक्टेट ऑफ कार्बन कैसा है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट ऑफ कार्बन कैसा बेटा, इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट होगा तो ये हाईली कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, ऑक्टेट ऑफ कार्बन कैसा है, इनकम्प्लीट है, सो हाईली कैसा होगा, ये रिएक्टिव होगा। ठीक है, और ये बेटा कहानी, इसको हमने आपको बताया रिएक्टेंट है, ये आपका रिएजेंट है। इसी रिएजेंट की ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, मोल रिएक्टिव होता है, इसी की वजह से क्या आता है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इसको कहते हो प्रोडक्ट, जैसा कि ऊपर लिखा है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप्स, नेचर ऑफ एल क्या है, जितना ये वीकर बेस होगा उतना ही गुड लिविंग ग्रुप्स होगा। अभी आगे पढ़ेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन फर्स्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन सेकेंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन थर्ड, ऑर्गेनिक रिएक्शन फोर्थ, 4 पार्ट में पढ़ाएंगे रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय सर क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन तभी होगी बेटा जब बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब आई लिखते हैं, देखो देखो, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ सर बॉन्ड डिसोसिएशन। लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बना ले बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इतना क्लियर हुआ सबको, सारे बच्चों को इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिए बेटा, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इनिशिएटेड। ठीक है, all organic reaction are initiated by breaking of bond cleavage कहें या डिसोसिएशन कहें, या बेटा क्या कह सकते हैं उसको, फ्यूजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, तो ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ क्या, बॉन्ड क्लीवेज या डिसोसिएशन या फ्यूजन। अब ये जो बॉन्ड कितने तरह से बेटा, कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो 2 तरह से टूटेगा, या तो वो होमोलिटिकली टूटेगा यानी कि इक्वल क्या होगा, शेयरिंग होगी उसमें। ठीक है, और या बेटा हेट्रोलिटिकली टूटेगा, अनइक्वल शेयरिंग में टूटेगा। जैसे तो ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। अब लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। जल्दी लिखे बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के बॉन्ड डिसोसिएशन है। नंबर एक होता है बेटा होमोलिसिस, या उसी को होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कहते हो, और दूसरा होता है क्या, हेट्रोलिसिस, या उसी को बोलते हो हेट्रोलिटिक। क्या बोलते हो, हेट्रोलिटिक। एक होमोलिसिस होता है बाबू, और एक क्या होता है, हेट्रोलिसिस होता है। इसलिए 2 तरह से बॉन्ड टूटा, इसमें बॉन्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहाँ पे अनइक्वल से। चल देखते हैं, पहले हम आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, कौन सी, होमोलिसिस की बात कर रहा हूँ। किसकी बेटा, होमोलिसिस। जब को मान लो कोई, मैंने कहा ए और बी कोई बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको मैंने तोड़ा। ठीक है, अब कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सर क्या, सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर क्या, सनलाइट के हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन सर क्या
500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो सब कंडीशन में लिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड ए और बी, एक ए का इलेक्ट्रॉन रहा होगा, एक बी का इलेक्ट्रॉन रहा होगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सब क्या है, सेम है, यानी कि दोनों एटम्स कैसे हैं, आइडेंटिकल टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये नोट कर लीजिए, बार बार इसका हम यूज करेंगे, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब कहानी कैसी बन गई, ए और बी। इनको बोलते हो बेटा क्या, फ्री रेडिकल बोलते हो। क्या बोलते हो बाबू, फ्री रेडिकल, या जल्दी में हम लोग रेडिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, वो अराउंड द एटम क्या करेगा, रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा, आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं विद ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड आंसर क्या, एटम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा इसका मतलब लिख लो, होमोलिसिस की क्या परिभाषा बन गई अब क्या, कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लोग अलग होगा। जैसे फॉर लिख लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लिखे बेटा, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट, ठीक है, ईच एटम एक्वायर्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब मैंने कहा कोई मतलब नहीं इंग्लिश का, बस आप अपना के, अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या सेम है, तो भैया कोई झगड़ा नहीं, पहले साथ साथ रहते थे, अब इन लोगों में आपस में नहीं बन रही, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, कोई इसमें झगड़े की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच एटम एक्वायर इट्स क्या बेटा, ओन इलेक्ट्रॉन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट लिखो उसी के नीचे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि मान लो 1 किलो Cl2 का मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या कहोगे बाबू, क्लोरीन फ्री रेडिकल कहोगे। क्या कहेंगे बाबू इसको, क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक हर एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैं आपसे कहूँ CH3Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। मैंने कहा भी कंडीशन लिखाऊंगा कि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो या तो 0 के बराबर हो या वेरी स्मॉल डिफरेंस हो, ठीक है, तभी होमोलिटिक के चांसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसे कहेंगे मैथिल फ्री रेडिकल। क्या कहोगे बाबू, मैथिल फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां पे अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी बना लो। यहां पर मैंने आपसे कहा कंडीशन फॉर होमोलिसिस, कंडीशन फॉर होमोलिसिस, नंबर 1 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ये तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि होमोलिटिक में क्या बनते होंगे, फ्री रेडिकल्स बनते होंगे एट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी लिखा दूंगा कंडीशन फॉर होमोलिसिस नंबर 1 कि जो ए और बी की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो क्या हो 0 हो या बेटा क्या हो वेरी स्मॉल, ठीक है।
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो जीरो हो या बहुत ही वेरी स्मॉल डिफरेंस हो। दूसरी कंडीशन हमने कहा हमेशा किस में होगा, गैसियस फेज में होगा। टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका एप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, एप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड है, CCl4 है, एटसेट्रा, ठीक है। कोई पोलर एप्रोटिक नॉन पोलर। तीसरा काम क्या हो सकता है बाबू, जल्दी से लिखो तीसरा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इसको हम लोग वेपर फेज टेम्परेचर भी कर सकते हैं। हीट का मतलब ये टेम्परेचर ग्रेटर और इक्वल 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, ठीक है बेटा। अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में होगा और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, एटसेट्रा। इसको आप जल्दी में बेटा एक कोटेशन बना सकते हो। एक जल्दी में कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो वो हेल्प की प्रेजेंस में होगी। किसके प्रेजेंस में होगी बेटा, हेल्प के प्रेजेंस में होगी। H स्टैंड फॉर हीट ले लेना, H स्टैंड फॉर हीट ले लेना, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ले लेना, ठीक है। L स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट चलेगा, P स्टैंड फॉर पेरोक्साइड। इससे जल्दी में आप लर्निंग टेक्निक का यूज कर सकते हो, हेल्प यूज कर सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट बना लीजिए बेटा, है चौथा, ठीक है। ये तो आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट ये बना लीजिए कि बस है ये तीन कंडीशन है होमोलिसिस की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बन सकता है, ठीक है, कि लिख लो आप, मतलब होमोलिसिस में लिख लो, इन होमोलिसिस लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इन होमोलिसिस, ठीक है, इन होमोलिसिस गिव्स फ्री रेडिकल एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। होमोलिसिस गिव्स बेटा क्या, फ्री रेडिकल एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। RI का पूरा नाम क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब लिख लें प्रॉपर्टीज ऑफ सर क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। एक आप पॉइंट और लिख लो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी तो ये सब बातें होंगी, कार्बन फ्री रेडिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, जैसे मान लो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे मान लो हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन लाइज बिटवीन sp2 से sp3, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन लाइक बिटवीन सर क्या, sp2 से sp3। जैसे मैं आपसे कह दूं sp2 क्या होगा बेटा, देखते हैं, अभी सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन लाइक बिटवीन sp2 से sp3। sp2 मतलब जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं, सपोज करो ऐसा है ए और यहां पर ए, ठीक है। तो यहां पर sp2 कैसे, जैसे बॉन्ड पेयर कितना है, 3। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, और लोन पेयर क्या है बेटा, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और इसका शेप कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा शेप होगा, है शेप में थोड़ा डाउट है, ठीक है। शेप में क्या है, प्लेनर से पिरामिडल तक हो सकता है, ठीक है। फिर भी मैथिल फ्री रेडिकल का शेप कैसा होगा बेटा, प्लेनर होगा। कैसा होगा बेटा, प्लेनर होगा, ठीक है।
हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं, ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना 3, लोन पेयर कितना 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डज नॉट पार्टिसिपेट इन सर क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, कि जो नॉन बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन does not lies, ठीक है, in hybridized orbitals, ठीक है, unpaired electrons does not lie in such a hybridized orbitals। अच्छा, मैं अक्सर ये sp3 कहाँ होगा, sp3 नहीं समझ में आ रहा कहाँ होगा। तो देखो, जब मैंने जैसे सपोज करो ये आपका CF3 है, ठीक है, जब कोई सेंट्रल एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होगा, अटैच होगा, तो बेटा फिर उस समय इसका ऑड इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है पार्टिसिपेट इन कहा या लाइज इन सर क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर बाबू क्या है, एक स्टार बना सकते हो तुम कि जब सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होता है, जिस एटम की संख्या क्या होती है, सबसे कम होती है, लीस्ट एटम, ठीक है। तो हमने कहा जब सेंट्रल एटम बाबू किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो तो उस समय ये बेटा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग के वजह से क्या करने लगेगा, ये लोन पेयर ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो उस समय बॉन्ड पेयर कितना होगा 3 और लोन पेयर कितना 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, उस समय हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और अब ये क्या होगा, पिरामिडल शेप होगा, क्या होगा बेटा, पिरामिडल, ठीक है। अब CF3 में मैंने कहा यहां पे लिख सकते हो कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। नोट कर लो बेटा। अब जरा यहां थोड़ा देख लो बस, है यहां पर जो आप देख रहे होगे, यहां पे आप देख रहे हो जो मैथिल फ्री, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ होते हैं बेटा, वैलेंस सेल में होते हैं, ठीक है। और 7 इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी अजीबोगरीब कहानी है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, अनपेयर्ड होता। और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या शो करता है बाबू, ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नोट कर लो, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, 7 इलेक्ट्रॉन ये। और इसीलिए बाबू चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए बाबू ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एक पॉइंट और बना लो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट सो हाईली रिएक्टिव। अभी पढ़ेंगे बेटा, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 से sp3 हो सकता है। जैसे ये मैथिल फ्री रेडिकल है, मैथिल फ्री रेडिकल पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जबकि अगर CF3 फ्री रेडिकल हुआ तो यहाँ पे बेटा जो आप देख रहे होगे, वो जब भी सेंट्रल एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो उस समय, ठीक है, ये इसका जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। उस समय बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा लाइज होगा वो कहाँ, इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसे कहेंगे आप पिरामिडल। क्या कहेंगे, एल्किल फ्री रेडिकल्स का शेप भी पिरामिडल होता है, ठीक है। मैथिल फ्री रेडिकल का शेप कैसा है बेटा, प्लेनर है। ध्यान रखना, छोटे छोटे सवाल कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। चल तो ये तो कहानी थी
किसकी, होमोलिटिक की। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो बेटे जल्दी से, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, अब लिखो जल्दी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, जल्दी लिखे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस में क्या है लिख लो। ठीक है, हेट्रोलिसिस में हमने आपसे क्या कहा कि अब देखो ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इस प्रकार से हो कि जैसे मान लो अनइक्वल शेयरिंग होगी, जैसे मान लो ए और बी है, अब इस पे हमने क्या किया, लो टेम्परेचर पे कंडीशन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने अपना अब कंडीशन है कि मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो उस समय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए अपनी ओर खींच ले जाएगा, ये दो। इस एरो का मतलब है मूवमेंट ऑफ सर क्या, टू इलेक्ट्रॉन्स। इस एरो का मतलब क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ सर क्या, टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अपनी भाषा में लिख लें, मूवमेंट ऑफ सर क्या, टू इलेक्ट्रॉन, यानी ए पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और बी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। या ऐसी घटना हो, ठीक है, ऐसी घटना हो, मान लो हमने आपसे कह दी, मान लो अब की बार ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो अब बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ए आपका दिस, यानी ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे कैसा, नेगेटिव। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हेट्रोलिसिस में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, गिव्स सर क्या, टू अपोजिट चार्ज स्पीशीज। सर क्या लिखते हो, लिख लो। ठीक है, यानी कि लिख लो हेट्रोलिसिस में क्या होगा, गिव्स सर क्या, अपोजिट चार्ज स्पीशीज। नोट कर लो, अपोजिट चार्ज स्पीशीज, नोट कर लिया। हेट्रोलिसिस में क्या होगा, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटे, और गिव्स क्या बेटा, अपोजिट चार्ज स्पीशीज। ठीक है, कैटाइंस, दैट इज कैटाइंस एंड एनाइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस, यानी कि हेट्रोलिसिस से कैटाइंस और क्या मिलते हैं, एनाइंस। अब देखें, यदि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज सपोज करो किस पर है, कार्बन पर है, तो ये कैटाइन टर्म्ड हो जाए क्या, कार्बो कैटाइंस बोलते, क्या बोलते, लिखो इतना लिखा बेटा, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है, तो ऐसी कहानी होगी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर बी से ऊपर वाले में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या थी, ज्यादा थी, यहाँ पे कम है, तो ऐसी घटना, यानी कि हेट्रोलिसिस में, ठीक है, गिव्स क्या, अपोजिट चार्ज स्पीशीज, दैट इज कैटाइंस एंड एनाइंस। लिखें अपने भाषा में, लिखो, एक पॉइंट बना लो, इफ पॉजिटिव चार्ज, इफ positive charge present on carbon, positive charge present on sir क्या, carbon, then positive charge present on carbon, then, ठीक है, then cation is termed as carbocation। ठीक है, if positive charge present on carbon, then cation is termed as carbanion, and if negative charge, and if negative charge present on carbon, then anion is termed as carbanions। नोट कर लिया बेटा, anion is termed as carbanions। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं CH3Cl है, सपोज करो, ये इसको मैंने लो टेम्परेचर पे गर्म कर दिया। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन सब क्या है, कार्बन है, तो इसका मतलब ए बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इसका मतलब ए आपका CH3 पॉजिटिव और ये आपका Cl कैसा, नेगेटिव। अब इसको आप कार्बेनॉन नहीं कहेंगे,
इसको क्या कहें, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कार्बोकैटायंस कहेंगे, और जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कार्बेनाइन कहेंगे। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे बाबू, कार्बोकैटायंस कहेंगे। इसे सिंपली क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन कहेंगे। ठीक है, यदि मैं एक घटना ऐसे बना लूं, सपोज करो CH3Z है। ठीक है, अब की मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन सर क्या है, Z है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसका ना CH3 नेगेटिव और प्लस Z पॉजिटिव। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या, कार्बेनाइन कहेंगे। क्या कहोगे बाबू, कार्बन। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस में क्या बनते हैं बाबू, आइदर कार्बोकैटायंस और कार्बेनाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लिखो अपनी भाषा में जल्दी। ठीक है, इन हाइड्रोलिसिस गिव्स आइदर कार्बोकैटायंस और कार्बेनाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखा बाबू, लिखा। ठीक है, इन हाइड्रोलिसिस आइदर कार्बोकैटायंस और कार्बेनाइन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब लिखते हैं, चलिए कुछ बातें कार्बोकैटायन की लिख लो, कुछ बातें कार्बेनाइन की लिख लो, आगे बढ़ चलो बेटा। ठीक है, जल्दी अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायंस, जल्दी लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायंस। नोट किया बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायंस। सबसे पहले लिखो कार्बोकैटायंस। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकैटायन कहते हो, तो पॉइंट बना लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन। नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन में जैसे मैं आपसे कहूं, ये तो आपने क्या बना दिया, इसका शेप बना दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कार्बोकैटायन। ठीक है, इसका मतलब जो बेटा इसका मान लो सपोज करो CH3 पॉजिटिव है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा, 3। जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जितने क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वही आपका क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने, 3। लोन पेयर कितना, 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्या हो गया बाबू, sp2। ठीक है, अब एक जो आपकी देख रहे होगे, जो एक आपकी p की जो सब pz ऑर्बिटल्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के, तो एक लिख लो बेटा। ठीक है, एक पॉइंट बना लो, sp2 लिख लो। ठीक है, फिर लिख लो एक सब p ऑर्बिटल pz, दैट इज सब p ऑर्बिटल pz परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मानते हो कि नहीं कि सब p ऑर्बिटल pz, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे खुद। ठीक है, अच्छा दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, हमेशा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ बाबू, वैलेंस है। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन कहाँ, बैलेंस है, दैट इज सर क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस है, दैट इज सर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मानते हो कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाती है, लुईस एसिड कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, लुईस एसिड। इसी को आगे चल के हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, छोड़ो अभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाना। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन सब क्या बैलेंस है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, लुईस एसिड है।
और इसका मतलब एक ऑर्बिटल में वेकेंट है पी जेड परपेंडिकुलर है, तो आसानी से कोई वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है क्या, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट को, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो बिहेव्स एज डायामैग्नेटिक, बिहेव्स एज सर क्या, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये बॉन्ड पे हमने देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा इसका, sp2 है, दैट इज सब पी जेड, सब पी ऑर्बिटल पी जेड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लुईस एसिड कहलाते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, बिहेव्स एज सर क्या, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट लिखो बेटा आप इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जल्दी लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ का, हाँ एक इसका शेप भी और बना सकते हो, ये ट्राइगोनल प्लेनर, क्या कह सकते हो बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या शेप क्या है बेटा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखो कार्बेनाइन, ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा जल्दी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, कार्बेनाइन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन, लिखा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन, बस प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं ऐसे, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब क्या है भैया, मान लो ये हमने आपसे कह दिया, सपोज करो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लोन पेयर कैसा होता है, 1, तो ये लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है, कार्बेनाइन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और कैसा, पिरामिडल, कैसा बेटा, पिरामिडल शेप, कैसा बेटा, पिरामिडल शेप, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी लिखो, ये मुझे पता है कार्बोनाइन कैसे बनते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनते हैं, वो सब हो चुकी बात है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सर क्या, वैलेंस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सर क्या, वैलेंस है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ठीक है, क्या बन सकता, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो बिहेव्स एज, ठीक है, बिहेव्स एज डायामैग्नेटिक इन नेचर, सो बिहेव्स एज सर क्या, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये बेटा छोटे छोटे पॉइंट थे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइन में। बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, पिरामिडल शेप होता है, 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, बिहेव्स एज डायामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि कार्बोकैटायंस भी डायामैग्नेटिक होते हैं, कार्बन। अब ये बेटा ये चाहे कार्बेनाइंस हो, चाहे कार्बोकैटायंस हो, चाहे फ्री रेडिकल्स हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट में बनते, तो एक पॉइंट और डाल दो बेटा, फिर जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, या उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट का है, या बेटर नोन एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट, लिख लो, जिसको जल्दी में क्या कहते हो, आर आई कहते हो, क्या कहते हो बेटा, आर आई कहते हो, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, सबस्ट्रेट को जो हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के पहले बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, प्रोडक्ट के पहले बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, और वेरी शॉर्ट लिव्ड,
इनका जो हाफ लाइफ है वो 10⁻⁻6 सेकेंड से, ठीक है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपसे कहा वेरी शॉर्ट लिव्स, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से रिएक्शन रेट पढ़ना आपको, जैसे नंबर 1 फ्यू रिएक्शन लिमिट आर, ऐसे लिख लो फ्यू रिएक्शन इंटरमीडिएट आर। नंबर 1 बेटा कार्बोकैटायंस पढ़ाएंगे भी आगे चल के। 2 नंबर पर कार्बेनाइन, ठीक है। 3 नंबर पे बेटा क्या पढ़ाएंगे, कार्बन फेट, कल आगे पढ़ाएंगे भी रिएक्शन। 4 नंबर पर कार्बीन, ठीक है। कार्बीन बेटा 2 प्रकार की होती है, एक सिंगलेट और एक क्या होती है ट्रिपलेट, ठीक है। एक पढ़ाएंगे क्या नाइट्रीन, ये सुने रहिए अभी, नाइट्रीन भी बेटा 2 प्रकार की होती है, एक सिंगलेट और एक क्या होती है ट्रिपलेट, ठीक है। और 6 नंबर पर एक पढ़ाएंगे क्या बेंजाइन, क्या पढ़ाएंगे बाबू बेंजाइन। ये इतना बेटा कोई नहीं कोई प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इस रिएक्शन इंटरमीडिएट से गुजर के बनता है, ठीक है। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक, कार्बोकैटायंस के क्या फीचर्स हैं, कार्बेनाइंस के क्या फीचर्स हैं, फ्री रेडिकल्स के क्या फीचर्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, प्रोडक्ट के पहले जो बनता है उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। वो के बेटा विश यू ऑल द बेस्ट।